चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पीछे सब 2D में पढ़ा था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारे आगे आने वाली जो वीडियोज होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी? 3D पर। 3D आपको पता ही है 3D होता क्या? जैसे कि आपने 2D में देखा है कि दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। 3D में क्या हो जाता है? हमारी दो एक्सिस ना होकर के 3 एक्सिस हो जाती है। तीसरी एक्सिस क्या होती है? हमारी जेड एक्सिस। ये हमारी जेड एक्सिस। अगर हम एक स्क्वायर बना रहे हैं तो ये 2D में है, अगर एक हम क्यूबॉइड बना रहे हैं तो ये आपका 3D में। जब लेंथ और ब्रेथ आ रहा हो तब वो फिगर जो है 2D है, अगर किसी में लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाए तो वो 3D पिक्चर है। तो मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसके लिए अगर 2D में लोकेट कर रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर हम 3D में उसको लोकेट कर रहे हैं तो उसके लिए तीन कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ये आपका जैसे कि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 1। 2 आपकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी, 3 वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर 1 जेड एक्सिस पर होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इस तरह से होगा हवा में 3D में। पॉइंट 3D में यहाँ पे आप इसको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। 3D जो होता है सिर्फ यहाँ पर उसको कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। 3D का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है, फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है, कंप्यूटर ग्राफिक में, और बहुत सी जगह पर 3D का यूज होता है। अब जैसे आपके 2D, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। अगर हम 3D की बात करते हैं तो इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं, ऑक्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका रूम है, रूम आपका जो है वो 3D में है। ठीक है, ये आप रूम अगर इमेजिन कर सकते हैं रूम को, तो ये आपका रूम है, ये दीवार है पूरी, ये आपके आगे वाली दीवार, और ये आपका फ्लोर है। ठीक है, तो ये एक आपका ऑक्टेंट हो गया। ऐसे ही इस दीवार के दूसरी तरफ जो रूम होगा वो दूसरा ऑक्टेंट। ऐसे ही ये बाहर वाली जो दीवार है इसके इधर एक और रूम होगा, फिर इसके नीचे एक रूम होगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर जो बनते हैं वो 8 ऑक्टेंट बनते हैं। ठीक है, और फिर कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पॉइंट दे दिया जाएगा आपको, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन से ऑक्टेंट में है? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता क्या है? अब मान लीजिए सिंपली हम 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट है, एक आपका P एंड सेकंड वन इज Q। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x2 एंड y2। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए x2 और y2 में। अब हम शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि कभी कभी हमें जो है, अगर हम यहाँ से P तक, अगर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये ओरिजिन यहाँ ना होकर के पॉइंट P पर होता, तब Q के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अब फिलहाल मान लीजिए अभी जब ये ओरिजिन यहीं पे है, अभी हम इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, तब जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है Q2 और Y2। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेट, इस ओरिजिन को अगर हम यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, मतलब कि ऐसे कर दें, तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर इसको हमने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को? तो सिंपली आप क्या करोगे, x2 माइनस x1। x कोऑर्डिनेट जो होगा आपका x2 x माइनस x1, y कोऑर्डिनेट होगा y2 माइनस y1। और अगर आप 3D की बात कर रहे हैं तो z आ जाएगा, और z ये आपका हो जाएगा z2 माइनस z यहाँ पे ये z आ जाएगा। तो ये था आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो नीचे यहाँ पर यही वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं,
कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 0, ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे P पॉइंट पर और फिर हमसे बोलेगा कि Q के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इसको P पर, ओरिजिन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जाएंगे। मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट है ABC और Q के कोऑर्डिनेट है XYZ। तो क्या करते हैं हम, x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c, ये मैंने ऊपर बता दिया था। तो इसको आप देख लेंगे, एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे कि यहाँ पे मैंने ये इस तरह से हम इसको शिफ्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। 2 पॉइंट है हमारे पास, P Q। P के कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, x1 y1 एंड z1, क्योंकि 3D में ले रहे हैं। और अगर हम Q की बात करें तो x2 y2 एंड z2, ये हम Q के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। अब हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आपने 2D में पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या कर देते हैं, x2 माइनस x1, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतने का हम ले लेते 2D में। लेकिन जब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट आ गया तो सिंपली कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर हम z2 माइनस z1 का स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नीचे फिर एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि A पॉइंट ये मान लिया, B पॉइंट ये मान लिया। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, 27। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है 2D में। तो यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला हम जो है देख लेते हैं। चलिए ये इससे हम जो थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए A पॉइंट में दिया गया, B पॉइंट में दिया हुआ, हमें C के कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए। इसके मान लीजिए x1 y1 और इसके आप x2 और y2। तो ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसका हमें B के हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये हमें निकालने हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिया गया है कि A और B और C के बीच में जो रेशो है, ये जो पॉइंट B इस AC लाइन को कट कर रहा है, वो किस रेशो में कर रहा है, M और N रेशो, M to N, इस रेशो में इसको कट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने 2D में पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला M1, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करते हैं, M1 x2 प्लस x2 n, ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं, अपॉन n m प्लस n, इन दोनों का सम। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो, इस बार y ले लेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और इसमें जैसे कि हम 2D में तो y तक ही निकालते थे, लेकिन हम z इसमें 3D में z भी निकालेंगे, तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी आपका आ जाएगा। तो z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, mz2 प्लस nz1 और अपॉन m प्लस 1। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला तब था जब पॉइंट आपका इंटरनली कट कर रहा था। इंटरनली मतलब A और C इन दोनों के बीच में कट कर रहा था। अब मान लीजिए A B आपको पॉइंट गिवन है, C बाहर, ठीक है, इसको हम x1 y1 एंड z1 मान लेते हैं, एंड ये होगा आपका x2 y2 एंड z2। अब ये पॉइंट, ये तो A B, ठीक है, ये A B है,
लेकिन ये जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन को बाहर कट कर रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो पहले वाले में क्या कर रहा था, दो पॉइंट के बीच में कहीं पे उसको कट कर रहा था लाइन, लेकिन ये क्या कर रहा है, ए बी जो है इसको बाहर कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और आपको रेशो दिया गया ए सी का m और यहाँ बी और सी का n, ठीक है। यहाँ पे रेशो दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना होगा, जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा m x2, जहां पर प्लस था वहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएगा, n x1 अपॉन m माइनस n। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आप ऐसे ही y की निकाल सकते हैं, यहाँ पर y2 हो जाएगा, y यहाँ पर y2, यहाँ पर y1, और z की निकालने के लिए z2 और z1। तो ये यूज करेंगे जब पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा हो, और वो वाला ये वाला तब कब यूज करेंगे, जब पॉइंट आपका इंटरनली कट कर रहा हो। तो इस चीज का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सटर्नली पूछ रहा है वो या फिर इंटरनली पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिर इसी पे बेस्ड एग्जांपल है। दो पॉइंट दिए गए हैं आपको और रेशो बता दिया है कि इस रेशो में वो कट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे P मान लिया, तो A मान लिया और B मान लिया। ये P पॉइंट बीच में इसको कहीं पर कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कहीं पर कट कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये आपके A के कोऑर्डिनेट है और ये आपके B के कोऑर्डिनेट है। रेशो क्या दे रखा है, 2, 3। तो आप यहाँ पर इससे समझ सकते हैं क्या किया इन्होंने, ठीक है। 1 into 3, 1 into 3 और 4 into 2। तो इस तरह से आप यहाँ पर x का निकाल सकते हैं। ये x की वैल्यू निकाल दी है इन्होंने, ये y की, और ये लास्ट में यहाँ पे z की। तो आप तीनों यहाँ पर देख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपको बोल सकता है कि कोई ट्रायंगल दिया गया है, ये A B C, ठीक है। इसको आपको कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, इसके x1 से लेकर के स्टार्ट है और इसके आपके x2 से स्टार्ट है, और इसके कोऑर्डिनेट आपके x3 से स्टार्ट है, x3 y3 z3, ठीक है। आगे के मैंने लिखे। तो मान लीजिए A वर्टेक्स B एंड C, इसके आपको पूछा जाए कि इसका सेंट्रोइड निकालिए। सेंट्रोइड निकालिए, कहीं बीच में इसका सेंट्रोइड होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एवरेज होता है तीनों पॉइंट का। जैसे कि हम x कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो x जो है उन कोऑर्डिनेट को लेकर के जो उनका एवरेज होगा वो आ जाएगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंट्रोइड का, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और अगर z कोऑर्डिनेट निकालना हो तो z1 z2 z3 अपॉन 3। तो ये आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। फिर नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, A कोऑर्डिनेट 1 2 3, B कोऑर्डिनेट 4 5 6 एंड C कोऑर्डिनेट 7 8 9। फिर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है 1, तीनों वर्टेक्स के हमने x कोऑर्डिनेट ले लिए 1 1 प्लस 4 प्लस 7। तो ये आपका आ जाएगा 12 और 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4। इसी तरह से हम जो है फिर y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम z कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये सेंट्रोइड आ गया। अब आता है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। आप फिगर देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रन होता है, कुछ आपने प्रिज्म देखा होगा फिजिक्स लैब में, तो उसी टाइप की ये फिगर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे 4 वर्टेक्स हैं, तो टेट्राहेड्रन का अगर आपको कभी सेंट्रोइड निकालने को आ जाए तो उसके आपको पता होने चाहिए 4 वर्टेक्स होते हैं और कुछ नहीं होता। जैसे कि हमने ट्रायंगल में निकाला था फॉर्मूला लगा करके, ऐसे ही यहाँ पर वहां पर हमने एवरेज लिया था तीनों वर्टेक्स का, तीनों वर्टेक्स के वहां पे कोऑर्डिनेट्स का। ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एवरेज ही लेंगे। इसका मान लीजिए x1 है, ये x2 है और ये x3 है एंड लास्ट वन इज x4। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है। एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने ऊपर होते हैं उतना ही नंबर से, उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए यहाँ पर हमने 4 कोऑर्डिनेट लिए हैं किसी टेट्राहेड्रन के, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चारों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम ले लेंगे। 1 + 4 + 7 + 10, ये हमने यहाँ पे ले लिया अपॉन 4, इसी फॉर्मूले में रख दिया है, और आपकी वैल्यू यहाँ पर 22/4 ये निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्यों बोला, वो आप देख सकते हैं, साइड में मैंने फिगर बनाई हुई है। पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, एक हमने यहाँ पे सिलेंडर ले लिया जिसकी हाइट जो है वो z है, इसकी हाइट है z, इसकी रेडियस है r। तो इस तरह से हमने ले लिया, और ये जो z एक्सिस है ये बिल्कुल इसके सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P, ये है पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पता करेंगे उनको बोलेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट होंगे वो, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम सिलेंडर पे निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर P पॉइंट में क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, क्या क्या होगा, एक्स वाई और आपका जेड। जेड क्या होगा, जेड होगी हाइट सिलेंडर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट होगी वो आपका जेड होगा। तो जेड कोऑर्डिनेट कोई नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स और वाई की निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि जो उसकी हाइट है वो जेड है, ठीक है। उसी बजाय हमें दिया गया है यहाँ पर उसकी रेडियस, और ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन आ गया एक्स वाई प्लेन में। तो हम अगर हमें ये एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए यहाँ पर, तो वो ही वैल्यू आपकी ऊपर, यही सेम वैल्यू यहाँ पर होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम एक्स जेड एक्सिस में चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, एक्स और वाई जो है वो सेम रहेंगे। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ट्रायंगल देखिए आप, ठीक है। इसी ट्रायंगल को ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, यही ट्रायंगल हमने नीचे ले लिया, ये एंगल अल्फा, इसको अल्फा ले लेंगे, ठीक है। ये रेडियस आप नीचे देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और आपको यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर r cos थीटा कैसे निकाला और r sin थीटा कैसे निकाला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो r cos थीटा है, और जो y की वैल्यू होगी वो r sin थीटा। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस, तो थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट ए पॉइंट P इज डिफाइंड बाय 3 वैल्यू। यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है, ये 3 वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो रही है इसकी। पहला है, इसको हम 3 वैल्यू यहाँ पर 3 वैल्यू से डिफाइन करेंगे। पहला है रेडियल डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताई है रेडियस, ठीक है, ये डिस्टेंस होती है एक्स वाई प्लेन में पॉइंट की। दूसरा है एजीमुथल एंगल, ये मैंने आपको एंगल जो बताया ये वाला, ये आपका एजीमुथल एंगल होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना ये वाला। एंड थर्ड है हाइट जेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइट हम जेड ही लेके चलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म से सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में बदलने का जो फॉर्मूला वो ये है, x को रिप्लेस कर देंगे r डॉट cos थीटा, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से। y को रिप्लेस कर देंगे बाई r sin थीटा, एंड z को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि z तो आपको गिवन है ही, यहाँ पर z की हाइट बोल दिया उसने क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो z ही रहने वाला, ठीक है। अगर आपको इसका उल्टा करना है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में बदलना है, तो ये आप इससे कर सकते हैं, r = x² + y²। और अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स, ये आपका क्या है, tan इनवर्स y/x, और आपकी z की वैल्यू वो सेम रहेगी। तो आप अब चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, चाहे आपको
सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हों, आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी तीन चीजें चाहिए हमें। क्या क्या होंगी वो? रेडियल डिस्टेंस, पोलर एंगल एंड एजीमुथल एंगल। ठीक है, अब ये कहाँ पर हमारे दिमाग में ये आता होगा कि ऐसे कोऑर्डिनेट की जरूरत क्या हमें? हमारे पास कभी ऑब्जेक्ट होता है विद स्फेरिकल सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री कैसी होगी? स्फेरिकल, तो वहां पर इन पॉइंटों की हमें जरूरत पड़ती है। चलिए अब कैसे निकालेंगे, कैसे हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में चेंज करेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट है, ये सरकमफ्रेंस पे उसके कोई पॉइंट है, ठीक है, सरफेस पर, और ये आपका यहाँ पर ओरिजिन जो है बिल्कुल हमने इस स्फेयर का सेंटर लिया है, और ये आपको पता है ये रेडियस होगी क्योंकि सेंटर से और जो उसकी सरफेस का पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस r, तो ये रेडियस होगी, और ये इस एक्सिस और ये जो रेडियस है इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया। तो बेसिकली आप जरा इसको देखिए, ये एंगल, ये ट्रायंगल जो है ये वाला, ये मैंने यहाँ पर नीचे ले लिया, ठीक है, ये नीचे ले लिया, ये 90 का एंगल जो है ये वाला हो गया, और क्योंकि ये थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एंगल है ये आपका पूरा 90 का होता है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, वो भी मैंने आपको लिख दिया। और अब आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं क्योंकि किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल पता है तो तीसरा भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके हमें ये इसका, क्योंकि ये आर है गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, थीटा गिवन है, तो सामने वाले जो होगा वो आपका आर साइन अल्फा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ये वाली साइड आर कोस अल्फा। मतलब कहने का ये है कि ये वाली साइड आपकी आर कोस अल्फा। अब आप देख सकते हैं ये तो एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन है। तो पीछे जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हम क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो जेड की जो है वो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ना तो एक्स की होने वाली है और ना ही यहाँ पर वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो जो वैल्यू इस पॉइंट पर एक्स वाई की रहने वाली है इस पॉइंट पर, वो ही यहाँ पर रहेगी, चेंज होगी तो सिर्फ जेड की। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? आर कोस एल्फा, वो मैंने यहाँ पर आर कोस थीटा, यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, ये यहाँ पर हर जगह आप थोड़ा एंगल देखना, थीटा आएगा ये, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा हर जगह। तो ये आपका क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये जेड की वैल्यू है ये आर कोस थीटा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वापस से जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये 90 डिग्री का, यही मैंने यहाँ पे ले लिया नीचे ये वाला, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये वाली डिस्टेंस हमने अभी निकाली थी, आर साइन यहाँ पे थीटा है, तो ये आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, एक एंगल पता है, और यहाँ पे इस पॉइंट की जो एक्स वाई वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, जो गिवन डाटा है, और ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी और जो वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर होंगी ये, ठीक है, यही एक्स की वैल्यू होगी और यही वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें स्फेरिकल में दिए हो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये करेंगे, ठीक है, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, और थीटा क्या होगा? थीटा होगा आपका cos इनवर्स z अपॉन r, ठीक है, और ये आपका अल्फा जो होगा वो होगा tan इनवर्स y अपॉन tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये इस तरह से हम इनको कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट, आपको अगर कोई भी दिया गया हो कोऑर्डिनेट तो आप आसानी से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कार्टेशियन से पोलर में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो भी आपको दिया हो, आप इन फॉर्मूले से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था
और चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो पढ़ेंगे